हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 151 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और उसके साथ जुड़े हुए रूल 7 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन रिगार्डिंग स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के बारे में बताता है। ओके, ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो और ये चार्ट जो मैंने बनाई है, ये इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल को रिफ़र करते हुए बनाई है ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 151। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट आप देख पा रहे हो, ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर दैट इज इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। ये जो सेक्शन है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। ओके, और ये जो लिस्टेड कंपनी है उनके पास ये ऑप्शनल है। ओके, अपॉइंट करने की ये जो प्रोविज़न है वो ऑप्शनल है। ओके, तो लिस्टेड कंपनी के पास दो ऑप्शन है, तो एक एक करके हम देखेंगे अपॉइंट करने की। पहला ऑप्शन, वो खुद से अपॉइंट कर सकता है। ओके, इस केस पे स्मॉल शेयर होल्डर के तरफ से कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहला ऑप्शन हमने जान लिया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे नोटिस की ज़रूरत है। ओके, स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ से कम कितना, या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, इन दोनों में से जो लोअर है, कम से कम उनका नोटिस चाहिए। फाइन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, इन दोनों का जो लोअर है उनका नोटिस चाहिए। फाइन, अभी हमने देख लिया है इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में। अभी हम चलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर किसे कहते हैं। ओके, मीनिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर। तो लॉ में जो बताया गया है, दैट इज शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू। ओके, ये जो वर्ड ये कह रहा हूँ ना, नॉमिनल वैल्यू, इस पे आप हमेशा फोकस करना। ओके, दैट और नॉट मोर देन 20,000। ओके, और सच अदर सम एज में बी प्रिस्क्राइब। तो आपको दो चीज़ पे यहाँ पे ध्यान हमेशा रखना है, दैट इज़ नॉमिनल वैल्यू और नॉट मोर देन 20,000। ओके, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पे ये डाल सकता है, मार्केट वैल्यू भी डाल सकता है या पेड अप वैल्यू भी डाल सकता है। फाइन, तो आपको ये सब में ये जो मार्केट वैल्यू और पेड अप वैल्यू कहा है, इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको ध्यान कहाँ देना है, नॉमिनल वैल्यू पे। ओके, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन कर सकता है इंस्टीट्यूट। सेकेंडली, मैंने जो आपको अभी बताया ना शेयर होल्डर्स, तो इसमें इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों ही आते हैं। ओके, फाइन, अभी एक बार हम चलते हैं पर्पस ऑफ दिस सेक्शंस। सेक्शन का ये जो पर्पस है ना, ये स्मॉल शेयर होल्डर को एनेबल करता है। ओके, स्मॉल शेयर होल्डर जो है ना, उनको ये सेक्शन एनेबल करता है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखने के लिए बोर्ड पे, वो भी लिस्टेड कंपनी के, जैसे मैंने बताया था लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है, ताकि उनकी बात अच्छी से सुनी जा सके। फाइन, अभी हम और एक चीज़ पे चलते हैं, इस चार्ट की लास्ट पार्ट पे। ओके, वो जो प्रपोज बंदा है, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनने वाला है प्रपोज, क्या उसे स्मॉल शेयर होल्डर या शेयर होल्डर होने की ज़रूरत है उस कंपनी की? तो आंसर ये है कि लॉ में ऐसा कुछ नहीं है रिक्वायरमेंट, देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट। तो वो जो प्रपोज कैंडिडेट है उसे शेयर होल्डर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या सवाल कर सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। फ्रेंड्स, पहले चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्टेड कंपनी के पास दो ऑप्शन है अपॉइंट करने की। पहला ऑप्शन वो तो खुद से कर सकता है, और दूसरा ऑप्शन नोटिस चाहिए। ये जो नोटिस चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर्स की, तो इसका वो प्रोसीजर है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा बारीकी से। ये जो स्मॉल शेयर होल्डर है, ओके, उनके तरफ से एक नोटिस चाहिए
प्लस उसके साथ एक स्टेटमेंट भी जाएगा। ओके, तो कम से कम मीटिंग के 14 दिन पहले, ओके, उसे उन लोगों को नोटिस और स्टेटमेंट सर्व करना है। ओके, किसको? कंपनी को। फाइन। अभी ये जो नोटिस है उसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर्स प्रपोज कर रहे हैं उनका सिग्नेचर चाहिए नोटिस पे। फाइन। और इस नोटिस के अंदर क्या क्या कंटेंट्स रहेगा वो भी चलिए हम देखते हैं कंटेंट्स के बारे में। पहले तो नाम रहेगा, एड्रेस रहेगा, शेयर कितने होल्ड किए हैं, और उनके फोलियो नंबर शेयर्स के। फाइन। किसके किसके देने पड़ेंगे ये चारों डिटेल्स? एक तो जो स्मॉल शेयर होल्डर प्रपोज कर रहे हैं और वो प्रपोज कैंडिडेट के। तो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ आपको पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं हो प्रपोज कैंडिडेट जो हो वो स्मॉल शेयर होल्डर या शेयर होल्डर हो उस कंपनी के। तो अगर वो शेयर होल्डर नहीं है उस कंपनी के तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है नोटिस पे। किसका? प्रपोज कैंडिडेट का। ओके, फाइन। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 4 डिटेल्स देने हैं और प्रपोज करने वाले का प्लस जो प्रपोज कैंडिडेट है उनका भी। ओके, और प्रपोज कैंडिडेट का अगर कोई शेयर होल्ड नहीं करता है तो उस केस में शेयर हेल्ड और फॉलियो नंबर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेटमेंट पे। ओके, स्टेटमेंट में जो है ना ये प्रपोज कैंडिडेट की सिग्नेचर होनी चाहिए। फाइन। और उसकी कंटेंट्स क्या 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 रहेगी वो भी देख लेते हैं। कंटेंट्स में प्रपोज कैंडिडेट की डीन मेंशन किया रहेगा, डिक्लेरेशन कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है टू बिकम अ डायरेक्टर। ओके, और कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ये 3 चीज़ तो मेंशन हुआ रहनी चाहिए, मैंडेटरी है। ओके, फाइन। यहाँ पे प्रोसीजर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अदर डिटेल्स पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो बाकी सारे डिटेल्स है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, अदर डिटेल्स पे। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। टेन्योर में आते हैं। ओके, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की टेन्योर मैक्सिमम कितनी है? ओके, मैक्सिमम 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स है। फाइन। सेकेंडली, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। ओके, ये उनको एप्लीकेबल है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट इज रीअपॉइंटमेंट ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। ओके, तो वो अलाउड नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या है कि एक बार अपना टेन्योर एक्सपायर हो गया तो वो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। फाइन। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ सच डायरेक्टरशिप एट अ टाइम। ओके, एक टाइम पे एक बंदा स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कितनी कंपनियों की बन सकती है? तो इसमें ये कहा गया है मैक्सिमम वो 2 कंपनी की बन सकती है। वो भी उसमें भी एक शर्त है। शर्त ऐसा है कि वो जो सेकेंड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेगा वो सेकेंड कंपनी की बिजनेस पहले कंपनी के बिजनेस के साथ compete या कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। फाइन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बंदा एक एट अ टाइम 2 कंपनियों पे स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर बन सकता है। वो भी दूसरे कंपनी के जो बिजनेस है वो पहले कंपनी के बिजनेस से compete या कन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कूलिंग पीरियड। ओके, एक बार आपका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो आप 3 साल तक, ओके, 3 साल तक उस कंपनी के साथ कोई भी कैपेसिटी में आप जुड़ नहीं सकते हो। फाइन। शैल नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड, ओके, इन एनी अदर कैपेसिटी, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली आप जुड़ नहीं सकते हो। ओके, कहने का तात्पर्य है एक बार आपका टर्म ख़त्म हो गया तो फिर आप 3 साल तक उस कंपनी में किसी भी कैपेसिटी में जुड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी में बहुत आसान है।
अगर कोई बंदा स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बनने चाहता है तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अंडर सेक्शन 144 में डिस्क्वालिफाइड नहीं है, अंडर सेक्शन 160 सॉरी अंडर सेक्शन 164, ओके, अंडर सेक्शन 164 में डिस्क्वालीफाई नहीं है। अंडर सेक्शन 164 में डायरेक्टर्स की अपॉइंट होने की डिस्क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं वैकेशन ऑफ ऑफिस। तो कौन कौन से सिचुएशन पे स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को ऑफिस वैकेट करना है, ओके। तो एक एक करके देखते हैं। पहला, तो उसने अंडर सेक्शन 164 में मेंशन किया और डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करता है। दूसरा, इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 167, सेक्शन 167 में कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे डायरेक्टर को अपना ऑफिस वैकेट करने पड़ती है। और तीसरा, अंडर सेक्शन 149 पे 6 सबसेक्शन 6 पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो वो जो क्राइटेरिया अगर सीज करता है मीट करने में, तो उस केस पे भी उसे ऑफिस वैकेट करना है। तो हमने 3 चीज़ देख लिया, 3 सिचुएशन जहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर्स के डायरेक्टर को ऑफिस वैकेट करना है। एक तो डिस्क्वालिफिकेशन इनकर किया, दूसरा सेक्शन 167 अट्रैक्ट हो गया, या पॉइंट नंबर 3 दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्राइटेरिया मीट करने में सीज कर गया, ओके। अब हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर किया जाएगा, ओके। कौन से सिचुएशन पे? 2 सिचुएशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला सिचुएशन पे आता हूँ। एक तो वो अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई करता है, ओके। प्लस अंडर सेक्शन 149(7) पे वो अपना डिक्लेरेशन देता है ऑफिस इंडिपेंडेंस, ओके। जब भी ये 2 है ना, ये पॉइंट मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, जब ये सेटिस्फाई करता है उसी केस पे उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर किया जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 151 समाप्त होता है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि सेक्शन 151 आपको समझ में आ गया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो भी CA और CA में कर रहा है उनको आप फॉरवर्ड करें, ताकि उनको सहायता हो जाए, ओके। थैंक यू सो मच।